अरे भाई, शू जिनपिंग एकदम अकेले अंधेरे में डूबे हुए कमरे में बैठे थे। उनका पूरा ध्यान लैम्ब हाई टेक्नोलॉजी पार्क के 3D होलोग्राफिक मैप पर था। ईवा नाम के एडवांस्ड एआई सिस्टम के जरिए वो साफ देख सकते थे कि ये पूरा एरिया 5000 से ज्यादा सेंसर्स और दर्जनों एबिलिटी यूजर्स के साथ सुपर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में लॉक कर दिया गया था, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। कसम से हमारे हीरो को हैरानी हो रही थी कि सीईओ लैंग चोंग ने एक सिंपल टेक पार्क को इतना बड़ा किला कैसे बना दिया, जो एक मिलिट्री बेस से भी ज्यादा महफूज लग रहा था। बिना तुरंत पकड़े गए इस जगह में घुसना तो लगभग एक इम्पॉसिबल मिशन लग रहा था। अचानक उनका फोन तेज वाइब्रेशन से हिला, जिससे कमरे का गहरा सन्नाटा टूट गया। जिंग के डिवाइस पर एक नया नोटिफिकेशन आया, जिस पर उनकी नजर पड़ी। ये उनके बड़े अफसरों का डायरेक्ट मैसेज था, जिसमें उनको बताया गया कि ब्यूरो ने एक खास इंतजाम किया है। यार, उन्होंने एक एलीट 20 लोगों की एक्शन टीम बनाई थी और इस बड़े मिशन के लिए उन्हें पूरी तरह से शू जिंग के कमांड में दे दिया था। इतनी मदद मिलने के बाद भी जिंग को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। देखो, इतने घने डिफेंसिव लेआउट को देखते हुए उन्हें चिंता थी कि अगर ऑपरेशन खराब हुआ तो एक स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स को भी बीच बिचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले ही दिन शू जिनपिंग उस बड़े टेक्नोलॉजी पार्क के बाहर पहुंचे, जहां एक ओपन एयर कैफे में एक भीड़ भाड़ वाला एग्जीबिशन चल रहा था। कोई भी कदम उठाने से पहले वो अपनी स्क्वाड के मेंबर्स से गुप्त मुलाकात करने के लिए चुपके से निकल गए, ताकि सिचुएशन का रियल टाइम जायजा ले सके। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन वोंग गैंग कैमोफ्लाज में थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो आराम से अखबार पढ़ रहे हैं। वोंग गैंग ने बताया कि उन्होंने कई तेज रिकॉनेसेंस स्वीप्स किए, लेकिन वो अभी तक लैम्ब हाई ग्रुप के इस भेदभाव ना होने वाले सिक्योरिटी नेटवर्क में एक भी कमजोरी या एक्सप्लॉइट ढूंढ नहीं पाए थे। शू जिनपिंग सोच में डूब गए। इस मुश्किल से लड़ रहे थे। अगर हालात ऐसे ही खराब रहे तो उनको एहसास हुआ कि उन्हें चुपकर जाने का प्लान छोड़ना पड़ेगा और शक्ति से अंदर घुसना पड़ेगा। जब वो इस गहरे सोच में खोए हुए थे, तभी एक जानी पहचानी आवाज ने अचानक उनका नाम चिल्लाया और वो होश में आ गए। शू जिंग ने देखा और सच में चौंक गए जब एक लड़की उनके टेबल के पास आई। यार, वो और कोई नहीं, उनकी हाई स्कूल की पुरानी क्लास मॉनिटर लिंचिंग लुआन थी, जिसको वो उसके छोटे पर्पल बालों और एनर्जेटिक स्टाइल से तुरंत पहचान गए। इतनी अजीब जगह पर एक पुराने दोस्त से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। चिंग लुआन स्वाभाविक रूप से क्यूरियस थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जिंग ने आराम से जवाब दिया कि वो मशहूर लैम्ब हाई टेक्नोलॉजी पार्क देखना चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से रुक गए, जिन्होंने बाहर के लोगों को अंदर आने से बिल्कुल मना कर दिया था। ये सुनकर चिंगलुआन ने एक अचानक और बहुत अच्छा ऑफर दिया। उसने उत्साह से समझाया कि उनके मामा इस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में आए हुए एक खास वीआईपी गेस्ट हैं। वो आसानी से अपने मामा से कह सकती थी कि वो जिनपिंग को अपने साथ ले चले, जिससे सिक्योरिटी की दिक्कत खत्म हो जाती। जिंग इस जबरदस्त प्रपोजल से हैरान रह गए। ये तो एमसी के लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। वो थोड़ा रुके और उन्होंने पूछा कि क्या ये बात सच में भरोसेमंद है। उसने पक्के तौर पर भरोसा दिया कि ये बहुत आसान है और इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। उसने समझाया कि उनके मामा का बस एक शब्द और सब कुछ आसानी से हो जाएगा और उनको वीआईपी एक्सेस मिलेगा। शू जिनपिंग ने चैन की सांस ली और चिंगलुआन को इस अचानक मिली मदद असिस्ट के लिए खुशी से शुक्रिया कहा। उसकी इस जबरदस्त खुशी ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया था जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिससे वो फिलहाल एक बेकार की टक्कर से बच सकते थे। जिंग ने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपनी जगह पर रुके और अगले ऑर्डर्स का इंतजार करें। जैसे ही वो चिंगलुआन के पीछे पीछे उस ज्यादा रोकटोक वाले एरिया में गए, उन्होंने मन ही मन सोचा कि कभी कभी सिस्टम सच में बहुत अजीब तरीके से किस्मत देता है। वो टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर एक बहुत खूबसूरत ओपन एयर गार्डन में घुसे, जो सिर्फ इवेंट में आए हुए एलीट वीआईपी गेस्ट्स के लिए था। वहां जिंगबिंग को लिनहाई मां से मिलवाया गया, जो चिंगलुआन के मामा थे। उन्होंने जिंगबिंग का अच्छे से स्वागत किया और आराम से बताया कि सीईओ लैंग चोंग थोड़ी देर से आएंगे और उनको इंतजार करते हुए एग्जीबिशन एंजॉय करने को कहा। शू जिंगबिंग ने शालीनता से शुक्रिया कहा, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थे कि उनका हाई प्रोफाइल टारगेट खुद ही उनके पास आने वाला था और उन्हें इस बड़े मुश्किल किले में ढूंढना नहीं पड़ेगा। उनकी आराम से चल रही बातचीत के दौरान चिंगलुआन ने अचानक पूछा कि क्या जिंग एबिलिटी यूजर बन गए हैं, क्योंकि वो उनके ऑरा में एक बड़ा बदलाव महसूस कर सकती थी। जब उन्होंने शांति से इस बड़े बदलाव की पुष्टि की तो वो उनकी तरक्की पर अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। देखो, सिर्फ 6 महीने में उनका पुराना दोस्त एबिलिटी यूजर्स की ओपी दुनिया में घुस चुका था, जबकि वो खुद अभी तक बेसिक अवेकनिंग स्टेज में अटकी हुई थी। तभी जिंग का फोन फिर से बजा और उन्होंने तुरंत उस पर ध्यान दिया। उन्होंने जल्दी से चिंगलुआन से माफी मांगी और अर्जेंट कॉल लेने के लिए थोड़ा दूर चले गए। लैंग के दूसरी तरफ से एक डराने वाली और अर्जेंट खबर आई। बदनाम फियर्स टाइगर ग्रुप किसी तरह हिफाजत से भाग गया था। इसका मतलब था कि लैंग चोंग ही उनके पास बचा हुआ एकमात्र जरूरी लीड था।
उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, जिंग को गारंटी देने को कहा कि लैंगचोंग को पाक से भागने का छोटा सा मौका भी नहीं मिलना चाहिए। शू जिंगमिंग की आराम वाली नजर तुरंत तेज हो गई और वो पत्थर जैसी कठोर हो गई। टारगेट के भाग जाने की डराने वाली संभावना ने उनको सिचुएशन की कितनी जरूरत है उसकी याद दिला दी। उनकी तेज नजरों ने तुरंत आसपास के एरिया को स्कैन किया, अपने टारगेट को ढूंढते हुए। उन्होंने तुरंत लैंगचोंग के करंट पोजीशन लॉक की और अपना मशहूर एमसी धीरज लाते हुए फोन पर साफ जवाब दिया। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला, लैंगचोंग को मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। उनकी ये पक्की विश्वास से भरी बात तुरंत सेंट्रल कमांड सेंटर को भेजी गई, जिससे असली शिकार की शुरुआत हो गई। टेंस कमांड रूम के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स सर्वेलेंस स्क्रीन से चिपके हुए थे, जो हो रहा था उसे देखते हुए। जोंग टोंग ने घबराहट में अपने बड़े अफसर से पूछा, कैप्टन, शू जिंग की तरफ क्या करंट सिचुएशन है? सईजो ने तुरंत रिपोर्ट दी कि जिंगमिंग ने टारगेट लैंगचोंग को ढूंढ लिया है और उन्होंने अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजी है कि पूरी टीम तुरंत निकल जाए और बैकअप सपोर्ट दे। वापस ओपन एयर गार्डन में शू जिंगमिंग सीधे लिंचिंग लुआन की तरफ पलटे और सख्ती से कहा कि फिलहाल सबको बहुत दूर ले जाओ। उन्होंने गंभीर लहजे में समझाया कि उनको अचानक एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसको तुरंत निपटाना है। चिंगलुआन वहां खड़ी थी, पूरी तरह से कंफ्यूज थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। यार, वो बस घबराहट में हकलाई, जाना है? कहाँ जाना है? शू जिंगपिंग की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी और एकदम पक्की हो गई जब उन्होंने दिखावा छोड़ दिया। कसम से, मैं आज यहाँ एक बिल्कुल अलग और ज्यादा जरूरी मकसद के लिए आया हूँ, उन्होंने खुलासा किया। उसी वक्त लैम हाई ग्रुप का सीईओ लैंगचोंग आराम से वीआईपीज़ की भीड़ में एंट्रेंस कर रहा था। उसने एक सफल बिजनेसमैन के वारिस का शालीन, भरोसा देने वाला चेहरा पहना हुआ था, आराम से मुस्कुरा रहा था और खास गेस्ट का स्वागत कर रहा था। उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे सालों बाद मिले हुए पुराने दोस्त हों। लैंगचोंग अपनी ये शातिर चाल आगे बढ़ा पाता उससे पहले ही शू जिंगमिंग अचानक बोल पड़े। उनकी आवाज पूरे गार्डन में साफ गूंज उठी और तुरंत उस आदमी को एक्सपोज कर दिया। देखो, ये बदनाम डेस्टिनी सेक्ट का लैंगचोंग है, जिंग ने पक्की बात बोलते हुए कहा। अभी के अभी सरेंडर कर दो। वो खतरनाक बातें उस शांत बाग में तेज बिजली की तरह पड़ी और लैंगचोंग और उसके सारे बॉडीगार्ड्स डर और हैरानी से जम गए। कसम से, शू जिंगमिंग ने तो तूफान ला दिया। पूरे भीड़ को बता दिया कि जिननिंग सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने लैंगचोंग और उस खराब डेस्टिनी सेक्ट के बीच के सारे गंदे काले राज खोल दिए हैं। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं वो वहां से हट जाएं। सबसे पहले उनकी सुरक्षा जरूरी है और फिर एक सख्त चेतावनी दे डाली, जो कोई भी लैंगचोंग को बचाने की कोशिश करेगा उसको तुरंत एक पूरा क्रिमिनल अकम्प्लिस माना जाएगा। लोगों का रिएक्शन तुरंत डर और फुसफुसाहट में निकला, ये जानकर कि लैंगचोंग जिसका ताकतवर सीईओ छिपकर एक बुराई वाले कल्ट से जुड़ा हुआ था। ये बात शहर के आम नागरिक समझ नहीं पा रहे थे। पूरे कैफे एरिया में घबराहट की एक लहर छा गई, क्योंकि अथॉरिटीज ने आखिर में अपना दिखावा छोड़ दिया और अपनी पूरी मौजूदगी दिखा दी। इस मुश्किल स्टैंड ऑफ के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा तगड़ा आदमी आगे आया, उनका रास्ता रोकने के लिए। ये वुहांग था, लैंगचोंग का मशहूर वफादार और बहुत ताकतवर बॉडीगार्ड। वुहांग ने एमसी को नफरत से देखा और मजाक उड़ाते हुए स्नीर किया, जैसे वो कह रहा हो कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने शूजिंग जैसा रुकी, जो सिर्फ एक लोअर टियर रैंक 3 है, उसको यहाँ बेइज्जती करवाने भेज दिया। दूर से ये लड़ाई देखते हुए लिन चिनलॉन चिंता और परेशानी से भर गई। वो ये जानकर डर गई कि उसका पुराना दोस्त सच में लोअर टियर रैंक 3 तक पहुंच गया था। ये एक इतना जबरदस्त कल्टीवेशन लेवल है जिसको पाने में बड़े बड़े टॉप टियर जीनियसेस को भी सालों की कड़ी ट्रेनिंग लगती है। अरे भाई, उस मजाक से शूजिंग को जरा भी दिक्कत नहीं हुई। वो शांत और कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। ऐसा लगता है कि तुम भी डेस्टिनी सेक्ट के पक्के सदस्य हो, शूजिंग ने शांति से कहा। तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा, एमसी ने घोषणा की। जिंग ने फिर अपने एआई सिस्टम को जल्दी से मिशन डिटेल्स लॉक करने का कमांड दिया और दिमाग में एक ब्रूटल और कठोर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वुहांग ने तेज गुस्से में एक जोर से दहाड़ मारी। उसकी बड़ी बड़ी नसें दिखने लगी क्योंकि उसने अपनी विशाल तलवार उठाई, जो खतरनाक किलिंग इंटेंट से भरी थी और भयानक ऑरा से चमक रही थी। मुझसे निपटोगे? साले, तुझे ऐसी बात करने की हिम्मत किसने दी? वुहांग ने गरजते हुए वापस पूछा। वो गुस्से वाला बॉडीगार्ड एक तेज हवा की तरह आगे लपका और अपनी बड़ी तलवार सीधे शूजिंग पर नीचे मारी। अपनी मिड टियर रैंक 4 पावर की पूरी विनाशकारी ताकत से उसका एम साफ था कि तुरंत मार दे। मर जा! उसकी गरज पूरे बाग में गूंज उठी। उसने अपना खास टेक्निक, वो डरावना ब्लड टाइगर स्लैश छोड़ दिया। खून जैसा लाल एनर्जी का एक झोंका पत्थर की जमीन पर तेजी से फटा, लेकिन बिजली की स्पीड वाले सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस के साथ शू जिंगमिंग ने बस हल्का सा अपना शरीर हिलाया और बड़े स्टाइल से उस विनाशकारी अटैक से बिल्कुल कम फासले से बच निकला। उस स्लैश की विनाशकारी ताकत से वो मजबूत पत्थर का फर्श टूट गया और तुरंत टुकड़ों ने एक्सप्लोड हो गया। देखो,
लिन चिंग लुआन और पास खड़े लोग डर के मारे कांप गए। वो सच में शूजिंग की जिंदगी के लिए परेशान थे, क्योंकि सामने इतना ताकतवर जबरदस्त पावर हाउस अपोनेंट खड़ा था। अरे वू हांग तो उल्टा एक्साइटेड हो गया। उसको लगा कि उसका अपोनेंट सिर्फ तरस खाने वाले तरीके से उसके अटैक से बच सकता है। उसने अकड़ते हुए जिंग की स्पीड की तारीफ भी की, लेकिन उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि जिंगमिंग दूसरे बार से कभी नहीं बच पाएगा। शू जिंगपिंग ने बहुत शांति से जवाब दिया, बचना? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा असली पावर लेवल ठीक से कैलकुलेट कर लिया है। अगले ही पल आंख झपकते ही शू जिंगमिंग ने अपना आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, गॉड फॉर्म। एमसी के शरीर से चमकदार, आंखें चौंधिया देने वाली सुनहरी बिजली फूट पड़ी। उसको तुरंत एक शानदार गॉड ऑफ थंडर में बदल दिया, जिसकी इतनी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस थी कि उसने आसपास की जगह को पूरा दबा दिया। ये पूरा शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वू हांग साफ साफ हैरानी और डर के मारे कांपने लगा। गॉड ट्रांसफॉर्मेशन? उसने शॉक होकर चिल्लाया। कोई बाहर वाला ऐसी इतनी हाई लेवल सीक्रेट आर्ट को कैसे रख सकता है? ठीक उसी वक्त उस बड़े बॉडीगार्ड को आखिर में मौत की ठंडी पक्की सांस अपने करीब आती हुई महसूस होने लगी। शूजिंग ने अपने दुश्मन को बर्फीली नजर से घूरा। उसके हाथ बिजली से चमक रहे थे। वो आखिरी जानलेवा वार करने के लिए तैयार था। यार, क्योंकि तुम जिद्दी और शर्मिंदा ना होने वाले हो तो तुम अपने सारे गुनाहों के साथ खत्म हो जाओगे, एमसी ने ठंडे तरीके से बोला। शूजिंग ने आराम से अपनी बाहें घुमाई और एक इकट्ठा शुद्ध बिजली का बोल्ट बहुत डरावनी हाइपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ा। तेज इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे की जमीन भी बड़े प्रेशर से टूट गई और टेढ़ी हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई आम इंसान की आंख उसको देख नहीं सकती थी। विनाशकारी लाइटनिंग स्पीयर टेक्निक छोड़ दी गई और एक चमकती सुनहरी धारा सीधे वू हांग के सीने के आर पार निकल गई। उससे पहले का खूंखार बॉडीगार्ड उस जानलेवा पलक झपकते स्ट्राइक के खिलाफ जरा भी टक्कर नहीं दे पाया। वू हांग तुरंत नीचे गिर गया और ढेर हो गया। उस बड़े जले हुए घाव से हल्का सा धुआं निकल रहा था और नीचे गहरे लाल खून का तालाब तेजी से बढ़ रहा था। एक वक्त का डरावना और घमंडी बॉडीगार्ड अब उस जवान महान गॉड ऑफ थंडर के पैरों में बस एक बेजान कॉप्स था। लिन हाई मा और लिन चिंगलुआन उस भयानक अचानक के मंजर को देखकर शौक से बिल्कुल जम गए। यार, वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो नर्मदिल जवान लड़का अब इतनी विनाशकारी डरावनी ताकत रखता था। उसने एक हाई लेवल रैंक 4 एक्सपर्ट को पलक झपकते ही हरा दिया था। अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद गार्ड को इतनी जल्दी और बुरी मौत मरते देख लैंग जोंग पूरी तरह से अपनी शांति खो बैठा और डर गया। बहुत तेज घबराहट में वो घूम गया और पागलपन में भागने लगा। मन ही मन में गाली दे रहा था और सोच रहा था कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को प्रोवोक करने की बेवकूफी क्यों की। भागने की कोशिश, मुझे डर है कि वक्त निकल चुका है। शू जिंग की ठंडी हुकूमत वाली आवाज गूंजी जो पावर से हिल रही थी। जिन ने बस अपने हाथ को घुमाया और तुरंत थंडर प्रिज्म स्किल एक्टिवेट कर दी। चमकदार बड़े बिजली के बोल्ट्स एक साथ आसमान से फूट पड़े, तेज धमाके के साथ नीचे गिरे और तुरंत भागने के हर रास्ते को काट दिया। पल भर में शुद्ध बिजली का एक चमकता धड़कता हुआ पिंजरा बन गया। उसने सब दिशाओं को अच्छे से सील कर दिया और उस भागते हुए क्रिमिनल को फंसा लिया। लैंग चोंग पूरी तरह से निराशा में डूब गया। वो शू जिंग के जबरदस्त प्रेशर के नीचे नाटकीय ढंग से घुटनों पर गिर गया, क्योंकि आसपास की बिजली उसके शरीर को पूरा घेरने लगी, जो उसके आखिरी न बदलने वाले अंत का सिग्नल था। अपनी आंखों में एक बड़े तूफान वाले आसमान की चमक लिए शू जिंग ने डर के मारे लैंग चोंग को सीधे नीचे देखा और एक डर भरा आखिरी चेतावनी दी। वू हांग मर चुका है, एमसी ने ठंडे ढंग से कहा। तुम्हें होशियारी से काम लेना चाहिए। उसने फिर ठंडे ढंग से जोर देकर कहा कि अगर लैंग चोंग अब भी रेजिस्ट करता है तो एमसी बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता कि उसको ठीक ठाक हालत में एक पूरे टुकड़े के रूप में ऊपर वाले सुपीरियर्स को सही इंटेरोगेशन के लिए देगा। यार, वो लेवल 4 रैंकर लैंग चोंग सिर्फ एक तेज गुस्से से भरी चीख ही निकाल सका। अरे भाई, उसको समझ नहीं आया कि गेम इतनी जल्दी कैसे पलट गया। सिक्योरिटी ब्यूरो की ऐसी सॉलिड अचानक कोऑर्डिनेशन देखकर वो टोटली हैरान था। उसको बिना किसी भागने के रास्ते के पकड़ लिया गया था। उसके अंदर जितनी भी नफरत थी वो सब एक जानलेवा घूर में बदल गई। सीधे हमारे प्रोटैगनिस्ट शू जिंग पर निशाना था। लेकिन कसम से शू जिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल पत्थर जैसा था। वो गुस्सा एमसी से ऐसे फिसल गया जैसे हंस पर से पानी। उसने जानबूझकर अपना हाथ ऊपर उठाया और हमने देखा कि उसकी हथेली में चमकती हुई ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का एक गोल गोला कंडेंस हो रहा है। देखो, ये क्लियर कट एक फिनिशर मूव है। वो शुद्ध तगड़ी पावर बनते ही देखी तो पहले वाला गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह तुरंत लैंग चोंग के चेहरे पर शुद्ध डर छा गया। वो रैंकर घबराहट में पीछे हट गया और एक आखिरी दुखी सवाल चिल्लाया, रुको, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शू जिंग ने कोई मजेदार जवाब या सफाई नहीं दी। उसने बस आराम से अपना हाथ आगे झटका दिया। वो सुपर चार्ज लाइटनिंग ऑब एक बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से निकला और सीधा लैंग चोंग के सीने पर टकराया।
ये ओपी अटैक इतना तेज, इतना तुरंत था कि एक वेटरन लेवल 4 एस्पर को दर्द महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला। चीखना तो दूर की बात है, उसकी बॉडी जोर से कांप उठी, फिर वो ऐसे जमीन पर गिर गया जैसे धागे कटी हुई कठपुतली। उस शुद्ध विनाशकारी एनर्जी से पूरा खत्म हो चुका था। लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई, लेकिन शू जिंग ने तुरंत अपनी एबिलिटी बंद नहीं की। जबकि उसके आसपास सभी लोग पूरे हैरान और शॉक में थे, उसने चालाकी से अपना लाइटनिंग प्रिजन डिप्लॉय कर दिया, सबको चमकती हुई इलेक्ट्रिसिटी की एक खौफनाक बैरियर के अंदर लॉक कर दिया। पूरा सीन तुरंत पूरे केओस में बदल गया। वो हैरान सिविलियंस घबराने लगे, चिल्ला रहे थे और तुरंत छोड़ने की मांग कर रहे थे। उनको सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। जब डेस्टिनी चर्च के फैनेटिक्स पकड़े जा चुके हैं तो उनको अभी तक क्यों डिटेन किया जा रहा है? उन्होंने जोर से प्रोटेस्ट किया, जिद कर रहे थे कि उनका कल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तभी सिक्योरिटी एनफोर्समेंट डिवीजन के एजेंट्स हर तरफ से उस एरिया में आ गए। उन्होंने अच्छे से पेरीमीटर सील कर दिया, ये पक्का किया कि कोई भी एक आत्मा भाग ना सके, और इस तरह जरूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता बना दिया। सीरियस और पक्के चेहरों के साथ स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने लॉकडाउन ऑर्डर जोर से दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि किसी भी इंसान को यहां से जाने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक हर एक की आइडेंटिटी वेरीफाई और लॉग ना हो जाए। ये जरूरी कदम था ये गारंटी देने के लिए कि कोई छिपा हुआ डेस्टिनी चर्च इन्फिल्ट्रेटर बिना ध्यान दिए निकल ना जाए। इसके अलावा अगर कोई बिना ऑफिशियल ऑथराइजेशन के जाने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत एक दुश्मन कल्टिस्ट माना जाएगा। पुलिस ने प्रॉमिस किया कि वो कानून मानने वाले सिटीजन्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी अपराधी को जस्टिस से भागने नहीं देंगे। ये ताकतवर पक्का डिक्लेरेशन सुनते ही बढ़ती हुई घबराहट तुरंत खत्म हो गई और भीड़ शांत हो गई। पत्थर के पेवमेंट पर भारी तेज कदमों की आवाज तेज गूंज रही थी, जिससे पहले से ही भरे हुए तनाव और जबरदस्त प्रेशर का माहौल और बढ़ गया। ये साइजू की स्पेशलाइज टीम का आना था। वो यहाँ जल्दी बैकअप के रूप में दौड़ कर आए थे। उनको खास तौर पर शू जिंगमिंग की मदद करने के लिए भेजा गया था ताकि वो लांग चोंग को पकड़ और सिक्योर कर सके। जब साइजू वहां पहुंचा और देखा कि पूरा कॉम्प्लेक्स पहले ही पूरी तरह कंट्रोल में है और लड़ाई का कोई निशान नहीं था, तो एक गहरी बेचैनी उसके दिल में उतर गई। यार, ये सब बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। उसने चुपचाप खुद को लेट आने के लिए कोसा, चिंतित था कि कहीं उन्होंने की ऑब्जेक्टिव मिस तो नहीं कर दिया। जोंग टोंग तुरंत फ्रस्ट्रेशन में अपने मन में गाली देने लगा। यार डैम इट, हमने इस ऑपरेशन पर इतना वक्त लगाया था, उम्मीद थी कि उसको जिंदा पकड़ेंगे ताकि हम उसको डेस्टिनी चर्च के हेडक्वार्टर्स तक ट्रेस कर सके। किसको पता था कि ये ऐसे खत्म होगा। साइजू जल्दी से पास के एक एजेंट के पास गया, तुरंत सिचुएशनल अपडेट मांगा। क्या लांगचोंग पकड़ा गया या टारगेट भाग गया? एजेंट ने रिपोर्ट किया कि एरिया पूरी तरह सिक्योर्ड है और सबसे जरूरी बात, मेन टारगेट को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। ये जवाब सुनकर साइजू पूरा शॉक हो गया, लेकिन वो इस एहसास को निकाल नहीं पा रहा था कि इस सीन में कुछ तो गलत है। उसने एरिया को बहुत ध्यान से स्कैन किया। उसने देखा कि एनफोर्समेंट टीम के किसी भी मेंबर में लड़ाई में हिस्सा लेने के कोई निशान नहीं थे। जब साइजू ने लड़ाई ना होने के बारे में सवाल किया तो एजेंट शर्मिंदा और ऑकवर्ड लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए बोला कि जब तक उनको लड़ने का मौका मिलता, शू जिंग ने पूरी सिचुएशन ही सुलझा दी थी। साइजू का पूरा ग्रुप हैरान था, एक लेवल 4 एक्सपर्ट को इतनी आसानी से मार दिया। साइजू तुरंत दौड़ कर गया ताकि वो खुद उस जगह का आफ्टरमैथ इंस्पेक्ट कर सके। वो बॉडीगार्ड का हाल खौफनाक था। लाश पूरी तरह से झुलसी हुई और एक्सट्रीम लाइटनिंग डैमेज से काली पड़ गई थी। ये एक गंभीर ताकतवर सबूत था उस विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव पावर का जो शू जिंग ने अभी अभी छोड़ी थी। साइजू ने गौर से बचे हुए हिस्से को देखा। उसके अंदर बहुत ज्यादा आदर और औ का एहसास उमड़ रहा था। उसको तुरंत एहसास हुआ कि उसने लेजेंडरी एस रैंक एबिलिटी वाले इस नौजवान को बहुत ज्यादा गलत आका था। उसने सच में सोचा था कि जिंगपिंग शायद वक्त खरीद सकता है या सिर्फ अपोनेंट को हरा सकता है, लेकिन मारना और हराना रैंकर वर्ल्ड में ये दो अलग अलग कैटेगरीज के कॉन्सेप्ट्स हैं। शू जिंगपिंग ने तो एक ही विनाशकारी वार में एक लेवल 4 पावर हाउस को सीधे मार दिया था। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसको साइजू, जो खुद एक बड़े सम्मानित रैंकर हैं, वो भी मुश्किल से पूरा कर पाते। उसी वक्त शू जिंगमिंग उनके ग्रुप के पास आया। उसने साइजू को छोटा फॉर्मल सल्यूट दिया। साइजू ने तुरंत जवाब दिया, जिसमें टोन उनकी पिछली मुलाकातों से बिल्कुल अलग थी। जिंगमिंग, तुम्हारे इस कमाल के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हारी तेजी ना होती तो हमारा पूरा टीम मिशन एक टोटल फेलियर होता। जब ये पूरा ऑपरेशन ऑफिशियली खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक जबरदस्त सेलिब्रेटरी फीस्ट जरूर दूंगा। शू जिंगमिंग ने बस हल्के से नजरअंदाज करते हुए सर हिलाया। उसकी नजर अब भी जंजीरों में बंधे हुए कैदी पर टिकी हुई थी। सेलिब्रेटरी ड्रिंक्स की बात हम बाद में कर सकते हैं कैप्टन, एमसी ने जवाब दिया। अभी हमें आगे बढ़ना है
और उसे सख्ती से इंटेरोगेट करना है ताकि उनके कल्टिस्ट नेस्ट की सही लोकेशन पता चल सके। उस तेज इंटेरोगेशन के प्रेशर के नीचे और शू जिंग की छाई हुई जबरदस्त प्रेजेंस के सामने वो कांपता हुआ कैदी तुरंत सब कुछ कबूल कर बैठा। उसने जिनिंग सिटी के बाहर छिपे हुए एक डेस्टिनी चर्च ब्रांच के बारे में जरूरी इंटेलिजेंस उगल दी, साथ ही विस्तारित मैन पावर असेसमेंट्स भी बताए। उस ग्रुप में लगभग 200 पक्के कल्टिस्ट थे, उनमें कई लेवल 3 एस्पर्स थे और सबसे जरूरी बात, एक तगड़ा लेवल 4 था जिसे वो डिवाइन ब्लड एनवॉय कहते थे। बाकी सब ज्यादातर लो टीयर लेवल 1s और लेवल 2s थे। जैसे ही उसने ये चमकीला टाइटल डिवाइन ब्लड एनवॉय सुना, शू जिंग के होंठ हल्की, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल स्माइल में मुड़ गए। हमारे सिस्टम यूजर एमसी के लिए वो हर एक हाई लेवल एनवॉय बेसिकली एक्सपीरियंस पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा स्वागत वाला हिस्सा था जो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन साइजू दुश्मनों की इतनी ज्यादा संख्या देखकर चिंतित था और उसने घबराकर तुरंत भारी रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का सजेस्ट किया। जिंग ने बिना एक पल भी वक्त गवाए उस आइडिया को पक्के तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पूरा रेड अकेले ही साफ और एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर सकता है। पूरी स्पेशल ऑपरेशंस टीम तुरंत निकल पड़ी। घने अंधेरे फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। उनके भारी बूट्स के नीचे सूखे पत्तों की लगातार आने वाली क्रंच की आवाज एक अशुभ चेतावनी जैसी लग रही थी। एक लाइटनिंग पावर्ड स्टॉर्म अब कल्ट के उस बुरे अड्डे पर तबाही मचाने वाला था। अरे भाई, जैसे ही वो डेंजर जोन के करीब पहुंचे, सुनियान ने अपनी खराब हो चुकी साइकिक एबिलिटी को चालू किया। उसने अपनी मेंटल साइट पूरी स्क्वाड के दिमाग में डाल दी ताकि वो आम चीजों को नजरअंदाज कर सकें। यार, अपने एमसी शू जिंग को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कितनी आसानी से धोखे वाले इल्यूजन्स की परतों को चीर दिया। उसको फौरन एहसास हुआ कि मेंटल टाइप यूजर्स कितने जरूरी होते हैं। हमेशा हिसाब लगाने वाले जिंगपिंग ने फौरन अपना ध्यान उसी पर लगाया। देखो, इस शेयर्ड विजन को इस्तेमाल करते हुए उसने अजीब घूमते हुए एनर्जी करंट्स देखे जिन्होंने धीरे से एक गुप्त एंट्रेंस को जाहिर किया। ये एंट्रेंस बहुत ही हाई लेवल प्रिसिजन से छुपाया गया था। उस छल के पार देखते हुए उनको एक बहुत बड़ा मजबूत एलॉय गेट दिखा जो ठोस चट्टान में जोड़ा हुआ था। उस पर अजीब डर पैदा करने वाले आर्केन प्रोटेक्टिव पैटर्न्स बने हुए थे। साफ था कि ये तगड़ा ढांचा डेस्टिनी चर्च के अड्डे की छिपी हुई खतरनाक डार्क लेयर तक पहुंचने का आखिरी रास्ता था। बहुत ज्यादा फिक्र करते हुए साइजू ने जोंग टोंग की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसकी पावर लेवल इतनी है कि वो उस बड़े गेट को तोड़ने की कोशिश भी कर सके। कसम से जोंग टोंग को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा कि उस बैरियर को तोड़ना उसकी मौजूदा कैपेबिलिटीज से बहुत ज्यादा दूर की बात थी। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उस नाजुक वक्त पर वो जबरदस्त पावर हाउस जिंग मिंग चुपके से आगे आ गया। उसका पूरा ऑरा खौफनाक कॉन्फिडेंस चिल्ला रहा था। मैं इस गेट को ऑब्लिवियन से मिलवाने की कोशिश करता हूं, उसने सीधे से कहा। बोलते वक्त जिंग मिंग ने आसानी से एक लेवल 3 पिल निकाली जो कि एक बहुत कीमती एलिक्सिर था जो एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा फौरन रिस्टोर करने के लिए बनाया गया था। साइजू ने जिंग को एक मिश्रित एहसास यानी होपफुल एंटिसिपेशन और गहरी एंजाइटी के साथ देखा। सच उसको जोर से लगा। जिस एलीट टीम पर उसको इतना गर्व था वो एक सच्चे एस रैंक एस्पर जैसे जिंग के बगल में खड़े होकर मजेदार तरीके से कमजोर लग रहे थे। जैसे ही पिल ने काम करना शुरू किया, चमकती तेज सुनहरी लाइटनिंग जिंग मिंग के शरीर के चारों तरफ लिपटने लगी। एक इतना जबरदस्त स्टैटिक प्रेशर बना कि उनके आसपास की हवा सचमुच सॉलिडिफाई हो गई। अपना ओपीएमसी इंतजार नहीं कर रहा था। शू जिंगपिंग ने अपनी चैनल्ड पावर का हर कतरा सीधा अपनी बाह में डाला और खौफनाक थंडर गॉड फिंगर छोड़ने की तैयारी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से भी ज्यादा हिंसा से फट गई और उसको उस फॉरेस्ट की गहरी अंधेरी में सचमुच का खौफनाक गॉड ऑफ थंडर बना दिया। बूम! एक कान फाड़ने वाला, आसमान हिलाने वाला धमाका पहाड़ी रीजन में गूंज उठा। लाइटनिंग की एक विशाल तबाही मचाने वाली वेव सीधे एलॉय बैरियर से टकराई, जिससे एक इतनी तेज सफेद रोशनी निकली जिसने इंपैक्ट जोन के पास की हर चीज को निगल लिया। इस तबाहकुन फोर्स की शुद्ध कच्ची ताकत ने हर देखने वाले की कल्पना को पूरी तरह तोड़ दिया। वो गेट जिसे कभी इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था और जो अनगिनत हाई लेवल फायर टाइप एबिलिटीज का मजाक उड़ा चुका था, वो फौरन टूटकर सैकड़ों सुलगते मुड़े हुए टुकड़ों में बिखर गया। छोटे मेटल के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे जो एमसी के एब्सोल्यूट अनाइलेशन अटैक से पैदा हुई भयानक गर्मी और प्रेशर से पूरी तरह पिघल गए थे और खौफनाक तरीके से मुड़ गए थे।
सेज्यू और जोंग टोंग को सिर्फ छुपने के लिए पुराने पेड़ों के पीछे कूदना पड़ा। वो अपना चेहरा बचा रहे थे और इस अविश्वसनीय डिस्ट्रक्शन को देखकर हैरान थे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। यार, पूरा फॉरेस्ट अभी भी कांप रहा था। ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने अभी अभी एक छोटे इलाके के तेज भूकंप को झेला हो। हे भगवान, कृपया बताओ कि मैं अभी सपना नहीं देख रही हूं, जोंग टोंग ने पूरी तरह अविश्वास में जोर से कहा। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि तबाही का ये लेवल सिर्फ एक मामूली लेवल 3 एस्पर ने किया होगा। उस विशाल एलॉय गेट को गीली टिश्यू पेपर की तरह नष्ट होते देखकर उसकी इंटर रैंक पावर स्केलिंग की बुनियादी समझ पूरी तरह से टूट गई। शूजिंग ने आहिस्ता से गहरा और संतुष्टि देने वाला चैन का सांस छोड़ा। कसम से ये बिलीव कर सकते हो, ये पहली बार था जब उसको बिना किसी दिक्कत के अपना अल्टीमेट अनाइलेशन फिंगर टेक्निक पूरी तरह से इस्तेमाल करने का मौका मिला। वो कच्ची अनरिस्ट्रेन्ड यानी खुली खौफनाक पावर की फीलिंग जो उसकी रगों में दौड़ रही थी, वो बहुत ही एक्सिलरेटिंग थी। एक भी पल गवाए बिना जिंगपिंग ने अपना लेजेंडरी स्पीयर कंधे पर रखा और फौरन सुलगते हुए उस ब्रीच में दौड़ गया। उसने अपनी भरोसेमंद वर्चुअल असिस्टेंट ईवा को फौरन कॉम्बैट ट्रैकिंग मोड चालू करने का आदेश दिया और तैयारी की कि वो किसी भी बेवकूफ को ओब्लिटरेट कर दे जो उसके खिलाफ खड़ा हो। शूजिंग का आकार एक काले ना रुकने वाले लाइटनिंग के झटके की तरह आगे बढ़ा और धुएं और धूल के घनेरे बदल में गायब हो गया। ठीक उसके पीछे ईवा का होलोग्राफिक ऑर्ब चुपचाप तैर रहा था, उस बुरी कल्ट के छुपने की जगह पर उस लाइटनिंग फास्ट सोलो असॉल्ट के हर सेकंड को कैप्चर कर रहा था। यार, अच्छा मौका पहचानते ही बाकी स्पेशल ऑपरेशंस टीम फौरन मोबिलाइज हो गई। सेज्यू, जो पहले से ही अपने खौफनाक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में था, उसने एक जोरदार रास्ता दिखाने वाली दहाड़ मारी और अपने 10 सबसे अच्छे आदमियों को पीछे वाली एग्जिट को सुरक्षित करने का आदेश दिया और बाकी स्क्वाड मेंबर्स जिंगपिंग को जरूरी बैकअप सपोर्ट देने के लिए एमसी के ठीक पीछे घुस गए। उस विशाल अंडरग्राउंड कैवर्न के अंदर जिस पल गेट धूल में मिला, उसी पल पूरा पैंडेमोनियम फूट पड़ा था। डेस्टिनी चर्च का एक घबराया हुआ बिशप पूरी तरह से पैनिक्ड कल्टिस्ट भीड़ पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था। वो उनके सेलेस्टियल एंजल की सेक्रेड इमॉर्टैलिटी के बारे में चिल्ला रहा था, उनसे मिन्नत कर रहा था कि वो अपने वेपन्स उठाएं और काउंटर अटैक करें। सच्चे फेनाटिसिज्म के साथ घुर्राते हुए उसने शेखी मारी कि सिक्योरिटी एनफोर्समेंट डिवीजन सिर्फ कमजोर बेकार कुत्ते हैं, कोई भी लेवल 3 से ऊपर नहीं, जबकि उन्हें महान लेवल 4 डिवाइन ब्लड एनवॉइस की हिफाजत मिली हुई है। हैरानी की बात है, उसकी ये पागल विधर्मी बातें धीरे धीरे कल्टिस्ट के अंदर लड़ने का जोश फिर से जगाने में कामयाब हो गईं। वो एनर्जाइज्ड कल्टिस्ट्स पूरी एकजुटता यानी यूनिसन में अपने टेढ़े फेनाटिकल स्लोगन्स चिल्लाने लगे, जिससे उस बड़े हॉल में एक अंधेरा, दम घोटने वाला, मौत की बदबू वाला एम्बियंस भर गया। अब वो पूरी तरह से मार्टर यानी शहीद बनने और अपनी प्यारी डेस्टिनी चर्च के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन उनके ये पल भर के बेकार वहम यानी डिल्यूजन्स उस आदमी के अचानक आने से हिंसा से कुचल दिए गए, जो उनका सबसे बुरा नाइटमेयर बनने वाला था। सीलिंग से सुनहरी लाइटनिंग की एक चमकदार स्ट्रीक नीचे उतरी। उसने एंट्रेंस के ठीक पास के कई कल्टिस्ट्स को फौरन वेपराइज कर दिया और उस बड़े हॉल में सबको पूरी तरह शॉक में जमा दिया। डर के मारे चीखें उस चेंबर में गूंजने लगी, क्योंकि उस रहस्यमय इंट्रूडर ने आखिरकार अपनी मौजूदगी दिखा दी थी। ज्यादातर कल्टिस्ट वहां खड़े गहरे खौफ में घूर रहे थे, क्योंकि उनके दोस्त सिर्फ एक नामुमकिन से अटैक से मैप से पूरी तरह मिट चुके थे। शू जिंगपिंग ने अपनी एंट्रेंस की। वो उन पर एक बदला लेने वाले सेलेस्टियल डेटी यानी देवता की तरह उतरा। उसके हाथ में आसानी से पकड़े हुए स्पीयर के ब्लेड पर अभी भी जानलेवा चमकती हुई रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी की आर्क्स नाच रही थी। पूरे शांति के साथ उसने उनकी छोटी सी प्री बैटल हाइप सेशन को रोकने के लिए मजाकिया तरीके से माफी मांगी और फिर ठंडक से डिवाइन ब्लड एनवॉइस की जगह मांगी। तुम सिक्योरिटी ब्यूरो के मामूली कुत्ते हो, एक बेकार लेवल 3, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घमंड दिखाने की? कल्टिस्ट ने एक साथ गुस्से से दहाड़ मारी। इस इंसल्ट के एहसास से वो पूरी तरह जल रहे थे। उससे डरो मत, अगर हम अपना अटैक कोऑर्डिनेट करें तो हम जरूर इस अकेले आदमी को गिरा सकते हैं। एक एकजुट बेचैन बैटल क्राई के साथ कल्टिस्ट फौरन आगे दौड़े, अपने वेपन्स उठाए और कई फायर टाइप एबिलिटीज एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश में फट गईं, जो कि एमसी को खत्म करने की नाकाम कोशिश थी। इस बेकार से घेराव का सामना करते हुए शूजिंग ने बस हल्की सी अपमान भरी मुस्कान दी और एक छोटा सा वाक्य बोला, तुम लोगों को सच में कोई आइडिया नहीं है कि तुमने कितनी बुरी तरह गलत हिसाब लगाया है। उसने हंसी में कहा, डिलीट। एक अकेला खौफनाक शब्द शूजिंग के होठों से निकला। पल झपकते ही तबाहकुन लाइटनिंग की आर्क्स एक विशाल फैन शेप्ड वेव में बाहर की तरफ फट गईं और हर उस कल्टिस्ट को फौरन बहा ले गईं जिसने उसकी तरफ दौड़ने की हिम्मत की थी।
देखो, वो जो ग्रैंड हॉल का मजबूत पत्थर का फर्श था वो तुरंत टूट गया और चूर चूर हो गया। ये सब उस थंडर अटैक की जबरदस्त शक्ति के सामने हुआ। डेस्टिनी चर्च के मेंबर्स टूटे हुए कठपुतलियों की तरह तुरंत गिर गए। उनकी जली हुई बॉडी जोर से फड़फड़ा रही थी क्योंकि घातक रेजिडुअल लाइटनिंग उनके सिस्टम्स में दौड़ रही थी। कसम से उनकी असल ताकत में जो डर वाला फर्क था वो बहुत ही ज्यादा था, जैसे हद से ज्यादा। यार, जिसको वो कल्टिस्ट्स एक जबरदस्त हमला सीट समझ रहे थे वो तो पल भर में खूनी एक तरफा कत्लेआम बन गया। शू जिंग के पास जो अकेला बचा हुआ था वो इतना ज्यादा कांप रहा था कि एमसी की डर वाली घूर देखकर उसके पैर मुड़ गए। अरे भाई, वो कांपता हुआ रैंकर तुरंत घुटनों पर गिर गया और उसने डर में जल्दी से अपना माथा पत्थर के फर्श पर दे मारा। उसको पता था कि ये उसका आखिरी मौका है और वो अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था। मैं हार मानता हूं, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, वो कल्टिस्ट चिल्लाया। उसकी नाउमीदी वाली चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। सुनने में सच में बहुत दर्दनाक थी। वो जिस दीवानगी वाली भक्ति की बात करते थे वो सच्ची असली ताकत देखकर पल भर में गायब हो गई। शू जिंग ने उस दर्दनाक आदमी को नीचे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसमें दया का कोई निशान नहीं था। अच्छा, अब मुझे सच बताओ, शू जिंग ने हुक्म दिया। तुम्हारे वो ताकतवर डिवाइन ब्लड एनवॉइस आखिर कहाँ है? वो कल्टिस्ट तुरंत सब कुछ बोल गया। उसने बताया कि एनवॉइस चट्टान की बहुत अंदर है, खासकर बड़े से ब्लड पूल में छुपा कर बैठे हैं। उसको सच में लग रहा था कि उसकी मदद करने से उसको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये ब्लड पूल, अच्छा, एमसी ने सोचा। और जिस पल शू जिंग की बात खत्म हुई उसके हाथ से खतरनाक लाइटनिंग चटकती हुई निकल पड़ी। बिजली का एक तेज झटका उस कल्टिस्ट की खोपड़ी से सीधा गुजर गया और वो तुरंत मर गया। शू जिंग के लिए जो लोग इंसानियत को धोखा देते हैं और मॉन्स्टर्स की सेवा करते हैं वो सिर्फ तुरंत मौत के ही लायक हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके आदमी को बिना किसी हिचकिचाहट के बेरहमी से खत्म कर दिया गया तो बाकी कल्टिस्ट डर के मारे झट से रुक गए। क्यों? जब उसने पूरी तरह से हार मान ली तो तुमने उसको मार क्यों दिया? एक दुश्मन चीखा। वो एमसी की उनके नियम के प्रति खतरनाक लापरवाही समझ नहीं पा रहा था। शू जिंग का जवाब बस एक हल्की, बहुत ही परेशान कर देने वाली मुस्कुराहट थी। खतरनाक बिजली उसकी उंगलियों के बीच डेंजरसली गुनगुना रही थी, जैसे उनकी मौत का काउंटडाउन चल रहा हो। अरे, क्या मैंने कभी तुम्हें यह यकीन दिलाया था कि अगर तुम हार मानोगे तो मैं तुम्हें दुनिया से मिटाने से रुक जाऊंगा?